हुड्डा साहब को लेकर क्या राय है आपकी? हुड्डा साहब कांग्रेस को खुद अपनी दुकान समझने लग गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आपकी ही पार्टी के हैं निर्मल सिंह, आप अम्बाला से जिक्र किया था आपने, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अब आपकी पार्टी में हैं। तो उनसे एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें बेस्ट जो हैं मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कई बार जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने उनकी दालनी के लिए कोई तो कारण होगा। किसका नाम ले? नहीं, मैं शैलजा जी का नाम लूँ, मैं अशोक तंवर जी का नाम लूँ, किसी का भी ले। आज उदयभान जी को भी उनकी तो सही लोग डम्बी कहते हैं, अध्यक्ष नहीं कहते उनको ये कहते हैं कि नहीं वो किसी की जूती में पैर हैं। अब वो किस में हो तो आपको ज़्यादा बात है, आप बताइए। मोदी साहब का काम है तो सब कुछ मुमकिन है। बीजेपी वाले कहते हैं इस बात को तो। लेकिन आप है ना फिर दिल्ली से आप पंजाब चले जाते हैं ना, तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि दूसरे दल वाले कहते हैं कि इन्होंने भी इसी तरीके से कर रखा है, यहाँ पे सबको टाइट कर दिया। दिल्ली को पूर्ण राज्य की आप बात करते हैं, कई बार वो होना चाहिए क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बार बार ना हो। लेकिन जब 370 धारा टूटी थी और यूटी में तब्दील हो गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो आप वेलकम कर रहे थे, तो वो एक जगह आप ठीक है, दूसरी जगह उनका वेलकम। अभी आप राज्यसभा में हैं, लेकिन अभी चुनाव लोकसभा के भी आने वाले, तो इच्छा होती है आपकी निजी इच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ, पार्टी की नहीं, कि आप लोकसभा में जाना चाहेंगे या विधानसभा चुनाव फाइट करना चाहेंगे? आज के हालात में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी? आम आदमी पार्टी आज आप लिख के रख लो, सरकार बनाएगी पूरी बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हमने 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था, ठीक है। और पंजाब में क्योंकि इनके 3 विधायक आए थे, और पंजाब में साइकिल पार्टी बना दिया, 2 विधायक रह गए। हरियाणा में इनका साइकिल भी छीनेगा, ये पोजीशन इनके साथ होने वाली। इन्हें लोगों को कहाँ देखते हैं, कोई फैक्टर दिखता है उन लोगों? चौटाला परिवार की कोई सी पार्टी का नाम रख लें, इनकी वोट कहीं दे लो, बीजेपी की डोल में मिलती है। अब लोगों को ये रहस्य मालूम हो चुका है, और अब इनके साथ कोई नहीं, खत्म है सारे दल। अच्छा, कोई नहीं है, एक व्यक्ति काफ़ी है, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से हैं। हाँ। तो वो भी आ सकते हैं क्या चुनाव है? कुछ ऐसी इच्छा उनकी कि हरियाणा से चुनाव लड़ें? तो ईमानदारी की छवि है नहीं बनाई जा रही आपके हिसाब से? अब तो इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, अब तो खुद इनके केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में करप्शन इज़ दी हाईएस्ट लेवल। बिना दफ्तरों में सरकारी लोगों को पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। फिर ऐसी बात आप करते हो तो उनकी तरफ से आता है काउंटर की, इन्होंने आपके भी 2 मंत्री वहाँ पर जेल में हैं। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं सियासी सत्संग। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर साहब हैं और उनसे हम रूबरू होंगे। उनको वैसे तो देखते आ रहे हैं, लेकिन 2015 से पहले के डॉक्टर सुशील गुप्ता के बारे में भी हम जानेंगे। सर, सियासी सफ़र से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं दर्शकों को कि कहाँ से आप हरियाणा से, कहाँ से ताल्लुक़? मैं जिला जींद में सामलो कला गाँव है। अच्छा। सामलो कला गाँव में पैदा हुआ, वहीं से बचपन गुजरा। फिर गाँव में कितना रहे? गाँव में मैं प्राइमरी स्कूल तक मैं गाँव में रहा, उसके बाद आना जाना रहा। अच्छा, फिर एजुकेशन कहाँ पूरा किया आपने? एजुकेशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, ग्रेजुएशन लॉ, मैंने MBA राजस्थान से किया, डीलिट की उपाधि मुझे हरिद्वार से मिली। ओके, तो सियासत में किस तरीके से आ गए? क्योंकि LLB करके फिर MBA, और क्योंकि तो उसमें काफ़ी स्कोप थे आपके लिए। नहीं, मैं छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ा रहा। मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का मैंने कंटेस्ट किया, एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। किस संगठन से थे? NSUA से। अच्छा, तो वहाँ से हैं। उसके बाद मैं सोशल सर्विस में ज़्यादा रहा, मेरा इंटरेस्ट था हेल्थ एंड एजुकेशन के सेक्टर के अंदर। ओके। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग 400 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अध्यक्ष रहा। फिर द्वारका में एक हमने 100 बेड का बनाया। बहादुरगढ़ के अंदर हमने 700 बेड का हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्लान किया। वहाँ पे
नर्सिंग कॉलेज भी खोला, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज के भी, पैरामेडिकल कॉलेज का भी। उसके बाद मेरा मानना था कि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, देहात में जाके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दें ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और उसी नाते जिन जिन सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा, हर राजनीतिक पार्टी के लोग वहाँ पे आते रहे। हर व्यक्ति को उनसे काम पड़ता था, हम खुशी के साथ काम करते थे। क्योंकि मैं हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा था, तो केजरीवाल जी भी हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर। मुलाकात कहाँ हुई आपकी उनसे? मेरी मुलाकात तो उनसे काफ़ी पुरानी थी, 10 साल पहले थी। केजरीवाल जी के विषय में हमने एक बायोग्राफी भी लिख के बच्चों को पढ़ाई थी। और पंजय बाग के अंदर हम एक जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करते थे, हर साल लाखों लोग आते थे। वहाँ पर भी उनको हम चीफ गेस्ट बुलाते थे, हॉस्पिटल में भी बुलाते थे, स्कूलों में भी बुलाते थे। तो कांग्रेस में दाल नहीं गली वहाँ पे आप तो, क्योंकि आपने कहा कि छात्र राजनीति से? नहीं, कांग्रेस में विधायक का मैं चुनाव लड़ा, परंतु कांग्रेस में करने के लिए कुछ बचा नहीं था। अच्छा। ये बात ठीक थी कि दिल्ली के अंदर पहले कांग्रेस थी, परंतु धीरे धीरे जब कांग्रेस ने जनहित के काम छोड़ दिए, हेल्थ और एजुकेशन पे कोई बात नहीं करी, तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर स्विच ओवर करना बेटर समझा। तो आम आदमी पार्टी में आ गए। तो आज आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं हरियाणा में, तो किस तरीके की चुनौतियां देख रहे हैं आप पार्टी के लिए कि कहाँ काम करना चाहिए हमें कि ताकि आगे? हरियाणा के अंदर हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। स्कूली शिक्षा यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे बंद करते जा रहे हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम है नहीं। अभी इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि इनकी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट बंद करेंगे। जब चारों तरफ से शोर शराबा हुआ, इलेक्शन को दिमाग में रखते हुए उन्होंने वो नोटिस को वापस तो ले लिया, परंतु वो सोच बताती है कि शिक्षा पे बजट को नहीं खर्चना। आप कोठारी कमीशन ने 6% शिक्षा पर खर्चने की बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, आज तक 2% खर्च पाते हैं, कभी कभी 2% भी नहीं खर्चते। राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य का विषय है शिक्षा, कम से कम 25% से ऊपर खर्चना चाहिए। हरियाणा सरकार 11% खर्चती है, दिल्ली सरकार 27% खर्चती है। यही कारण है कि हरियाणा का हर बच्चा चाहता है कि माँ बाप चाहता है कि मुझे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने हर गांव में खोले हैं, आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में भी खोल दिए, परंतु हरियाणा में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, हरियाणा में नहीं है। दिल्ली में सारे देश की महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, हरियाणा में नहीं है। सारे बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिलती है, हरियाणा में नहीं है। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से होता है, गरीब हो या अमीर, हरियाणा में नहीं है। सब कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार 8,100 करोड़ रुपए सालाना कमाती है, सरकार के खजाने में जमा कराती है। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं है, ना बच्चों को नौकरी है। उस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहब, आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें एक सवाल ये था कि आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को सामने रख के क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से और चीज़ें इसमें ऐड ऑन किया जा सकती है? सबसे पहले हम अपने संगठन को गांव स्तर की कमेटी पे लेके जा रहे हैं। 1 महीने में जो हमारा संगठन अभी प्रदेश का, लोकसभा का, जिला लेवल तक बना है, इसको अगले हफ्ते में हम ब्लॉक लेवल की घोषणा कर देंगे। उसके बाद हर 5 गांव पे एक सर्कल बनेगा और फिर हर गांव में 11 व्यक्तियों की कमेटी बनेगी जी। इस तरीके से हमारा संगठन हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन होगा। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात तो करती है, मगर वो कागजों में है, वास्तविकता नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा में हर जगह, चाहे गृह मंत्री आए हों, चाहे परिवहन मंत्री आए हों, चाहे वो कोई और आए हों, सब जगह इनको विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री को खुद विरोध का सामना करना पड़ा। तो आज हरियाणा के अंदर बीजेपी के लोग चाहते नहीं हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा का हर व्यक्ति पसंद करता है।
तो जिस तरीके से आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के हम हरियाणा के नेताओं की बात करें, एक आप खुद हैं, डॉक्टर अशोक तंवर हैं, ढांडा साहब हैं, तो 4-5 ऐसे लोग ही सामने नज़र आते हैं। बाकी एक जहन में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी के नेता सॉरी निर्मल सिंह है, हाँ निर्मल सिंह हैं वो। हाँ, तो ये जो 4-5 लोग जो हैं उसमें से वो सारे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से आए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। हमारी यंग पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट पार्टी है और सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। पहली ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए 2 राज्यों में सरकार बनाई, कई राज्यों में विधायक हैं, निगम पार्षद तो हमारे 2,500 से ऊपर है चुने हुए प्रतिनिधि। तो आज जब पार्टी नहीं थी तो कोई ना कोई कहीं से कहीं से तो आया ही है, जो जिसके मन में देश के लिए दर्द हुआ, जो देश को बदलना चाहता है, हरियाणा को बदलना चाहता है, जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के अंदर विश्वास रखता है, वो सब आए और सबका वेलकम है। आपके पुराने दोस्त हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो वो पुराने दोस्त हैं, वो तो कहते हैं कि हम 3 लोग, हुड्डा साहब भी, आप भी दिल्ली में बैठते हैं शाम को। देखिए संसद में हम सब बैठते हैं, बाहर नहीं, किसी होटल नहीं, बाहर मुलाकात? मैं कभी किसी होटल में नहीं गया। अच्छा। वो तीनों कांग्रेस में थे, एक दूसरे के घर पे बेशक आए जाए, बट आई गाँव में बातचीत। अभी लास्ट बार कब मुलाकात हुई है आप तीनों? इट इज़ ए लॉट ऑफ टाइम। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है किसी से, मनभेद मित्र है, मगर विचार का भेद अलग अलग है। वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पार्टी में संतुष्ट नहीं है। उस पार्टी में कहीं ना कहीं उनका भी बातचीत तो होती होगी ना, कहीं ना कहीं। आप कहते नहीं, आप दोस्त के तौर पे। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मेरे बातचीत की ज़रूरत नहीं है, तो सार्वजनिक बयानों के अंदर आप देख सकते हैं, आप किसान आंदोलन के दौरान देख सकते हैं, बाकी ऐसे एक्शन रहे हैं महिला पहलवानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी थी, वो कहाँ खड़े थे। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने आप मित्र हैं, यूँ नहीं कहते कि नो ठीक है चौधरी साहब आ जाओ, यहाँ पे स्वागत है आप? मैं तो, उन्होंने उचाना में मीटिंग की थी, मैं खुला निमंत्रण दे के आया था, उनको स्वागत है, अभिनंदन है। आज उनका नंबर आया जब तक आप जा चुके थे? कहाँ जा चुका था? वो कह रहे थे कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं, वो चले गए। नहीं, उनका आज भी स्वागत है। वो एक ईमानदार इंसान है, परंतु शायद गलत पार्टी के अंदर चले गए। हुड्डा साहब को लेकर क्या राय है आपकी? हुड्डा साहब कांग्रेस को खुद अपनी दुकान समझने लग गए हैं। अच्छा। जितने पुराने कांग्रेसी हैं और वो कहीं ना कहीं इस बात के विरोध में है। आप देखिए, हुड्डा साहब ने अरविंद केजरीवाल जी की नकल मार के कहा कि 300 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे। शैलजा जी ने कहा पार्टी में तो बात नहीं हुई, किरण चौधरी ने भी कहा, सुरजेवाला ने भी कहा। अब एक मीटिंग हुई थी जो आपके अखबारों के टीवी के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया। हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्तियों के मुख्यमंत्री के नारे लगा रहा था, एक दूसरे के विरोध की बातें कर रहा था। जो पार्टी के नेता खुद को ना संभाल पाए तो प्रांत को कैसे संभाल लेंगे? अब पिछला जो कार्यकाल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपके निजी ताल्लुकात भी रहे हैं और मुख्यमंत्रियों का काम भी देखा होगा आपने, तो उसमें कहाँ, किस मुख्यमंत्री को किस पायदान पर देखते हैं आप? ओपीएस बंद इनके समय पे हुई, ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने बंद की। भ्रष्टाचार का दबदबा इनके समय पे पूरा था। और आज मैं ये बात करूं कि क्योंकि हरियाणा की जनता ने कहीं ना कहीं रास्ता बदला था और जो भ्रष्टाचार वहां से चला उसको खाद और पानी देने का काम खट्टर साहब ने किया। कल मैं मेरे संज्ञान में कुछ चौधरी इंद्रजीत की एक मीटिंग की बात ला रहा था, कल रैली थी। हाँ, उसके अंदर वो कह रहे थे कि भाई हरियाणा में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, सरकारी दफ्तर में पैसे देने बिना काम ही नहीं होता। वोटर आईडी की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, जो ईडब्ल्यूएस के कार्ड की बात करें, कोई भी काम। उन्होंने कहा कि ये जो मुख्यमंत्री घोषणावीर बन गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी हरियाणा में, डिफेंस यूनिवर्सिटी की, आज तक एक ईंट नहीं लगी। बीच में कांग्रेस की सरकार भी गई
और तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई उसमें। हाँ, लेकिन आपकी ही पार्टी के ही निर्मल सिंह, आप अम्बाला से जिक्र किया था, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अब आपकी पार्टी में हैं, तो उनसे एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें बेस्ट जो हैं मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए कंपैरिजन उन्होंने किस बेस पे किया, उनका इस पार्टी में, इस हरियाणा की सियासत में एक लंबा तजुर्बा है, परंतु ये बात भी सही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के भ्रष्टाचार उस समय पे हुए हैं। इसलिए बेस्ट कह रहे हो? मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए ह्यूमन ही मे बी ए गुड पर्सन, बट एज ए पार्टी तो क्या ऐसा अलग काम हुआ हरियाणा के अंदर, वो कह पाना मुश्किल है। कि उनके राज के अंदर भी स्कूल बंद हुए, खट्टर साहब के राज के अंदर भी स्कूल बंद हुए, उनके राज में भी नौकरियां नहीं मिल पाई, खट्टर साहब के राज में भी नौकरियां नहीं मिल पाई, उनके राज में भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पाए, खट्टर साहब के राज में भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के राजनीतिक आरोप उनके राज में भी लगता रहा और खट्टर साहब के राज में भी लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रुपिज्म था वो सत्ता में थे तब भी था और वो आज भी है। कई बार जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने उनकी दाल नहीं गली, कोई तो कारण होगा। किसका नाम ले? नहीं, मैं शैलजा जी का नाम लूँ, मैं अशोक तंवर जी का नाम लूँ, किसी का भी ले। आज उदय भान जी को भी उनकी तो सही लोग डब्बी कहते हैं, अध्यक्ष नहीं कहते उनको ये कहते हैं कि नहीं वो किसी की जूती में पैर हैं। अब वो किस में हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में आप बताइए। अशोक तंवर जी का आपने जिक्र किया, वो भी पुरानी, चलो ठीक है, वहाँ से आए हैं और तो दूसरी पार्टी में भी गए, फिर बीच में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं अब जैसे प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट आई तो झटका लग गया हो नहीं, और उसके बाद मनमुटाव और ये सारी चीज़ें? 1% भी नहीं, मेरी रोज़ ही बात होती है। अच्छा, इज़ वेल सेटिस्फाइड, पार्टी ने उनको पूरी इज्जत दी है, पूरा सम्मान दिया है। हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, हाईएस्ट पोस्ट। तो खट्टर साहब का आपने जिक्र किया, तो बतौर मुख्यमंत्री को छोड़ के आप पर्सनली कभी बात हुई हो तो वो किस तरीके से दिखते हो, कि उनका करैक्टर और सारी चीज़ें सारा? देखिए खट्टर साहब एक ईमानदार व्यक्तित्व अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जब कहीं भ्रष्टाचार होता है तो आंच उनके ऑफिस में पहुंचती है। अभी एक पीसी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने की थी चंडीगढ़ में। हाँ, उनके दफ्तरी का क्या पोजीशन थी। एक पीसी गुड़गांव से किसी लंबरदार ने की थी, उनके दफ्तर की थी। जब रेड पड़ी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ तो उसकी चैट विधानसभा में गूंजी कि पैसे 5 करोड़ रुपए कहाँ गए। जब करनाल में उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर बलविंदर सिंह ने रेड कराई तो तब उसने कहा कि पैसे साहब ऊपर देने पड़ते हैं। वहाँ तो ऊपर खुद ही मुख्यमंत्री हैं, एमएलए भी और मुख्यमंत्री भी। तो जांच तो वहाँ तक पहुँचती है। मनोहर लाल जी ने हरियाणा का किसान को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी इनकी जड़ चीन में बताई तो कभी पाकिस्तान में बताई, और आतंकवादी कहा नहीं उस जैसा व्यवहार किया। इनकी राज में कितनी बार किसानों पर लाठीचार्ज हुई, कितनी बार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे बने, 750 से ऊपर किसानों ने बॉर्डर के ऊपर शहादत दी। आज तक ये शोक प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए, और यही कारण है कि आज जहाँ पे जा रहे हैं इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ईमानदारी की छवि है नहीं बनाई जा रही आपके हिसाब से? अब तो इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, अब तो खुद इनके केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में करप्शन इज द हाईएस्ट लेवल। बिना दफ्तरों में सरकारी लोगों को पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। फिर ऐसी बात आप करते हो तो उनकी तरफ से आता है काउंटर की, इन्होंने आपके भी 2 मंत्री वहाँ पर जेल में हैं दिल्ली। देखिए हमारे 2 मंत्री किस लिए जेल में डाल रखे हैं कि एक ने दुनिया के बेस्ट स्कूल बनाए, एक ने दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल बनाए, परंतु आज तक उनके ऊपर 1 रुपये का आरोप तो नहीं लगा ना। फिर अंदर क्यों? अंदर तो मोदी साहब का काम है तो सब कुछ मुमकिन है।
ये बीजेपी वाले कहते हैं इस बात को तो। लेकिन आप है ना फिर दिल्ली से आप पंजाब चले जाते हैं ना, तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि दूसरे दल वाले कहते हैं कि इन्होंने भी इसी तरीके से कर रखा है, यहाँ पे सबको टाइट कर दिया है, जिसको चाहो अंदर कर देंगे। पीछे उनके पास CBI ED तो नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज हैं उनको पीछे लगा देते हैं। नहीं, कौन सी एजेंसी? CBI हमारे पास नहीं है, ED हमारे पास नहीं है, इनकम टैक्स हमारे पास नहीं है, कौन सी एजेंसी का हम लगा सकते हैं? जो पुलिस है वो न्याय प्रणाली के अंदर काम करती है। ED में तो न्याय प्रणाली को जमानत देने का अधिकार भी नहीं है ना, ये कानून इन्होंने इस तरीके से बनाया है। आप देखिए, विजिलेंस है आपके पास? हाँ, विजिलेंस है। तो जो पंजाब का पैसा किसी ने खाया है, देश का पैसा किसी ने खाया, तो जांच होनी चाहिए। जांच को मनाही नहीं है, परंतु बिना किसी आधार के अंदर कर देने पे मनाही है। कितनी भी सुनने में आया कि वहाँ पे एक किसी अखबार के मालिक को भी अंदर इस तरीके से कर दिया कोई। मुझे पंजाब की बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु मैं बड़े स्पष्ट दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ये बीजेपी सरकार का नाजायज़ काम है। जो आपने कहा कि एक पटना में अभी हाल में ही एक जो विपक्ष के लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और आपकी पार्टी भी गई, और जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा कि हम एक उनके आगे रखा कि ये चीज़ें जो दिल्ली में सारा प्रकरण हुआ इसके साथ हमारे साथ आए, तब हम उनका साथ देंगे। तो देखिए, शहर शर्त इकट्ठा होना, वो हमने एक बात कही कि जो सरकार देश के संविधान को नहीं मानती, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5 जजों के सर्वसम्मति के फैसले को नहीं मानती, जो सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है, जो सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम करना चाहती है, जो सरकार संघीय ढांचे पे प्रहार करना चाहती है, वो ऐसा अध्यादेश लेके आई। उस अध्यादेश को कानून ये है कि 6 महीने में बिल की शेप आएगी और राज्यसभा में आएगी। राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक देश में हर विपक्षी पार्टी के पास गए और ये कहा कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम संघीय ढांचे को बचाना चाहते हैं, हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को बचाना चाहते हैं। और इसके अंदर विचार करने का विषय क्या है? अगर कोई पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे। अगर सहमत हो जाते हैं तो क्या ये जो इकट्ठा हुए हैं तो वो चुनावी शक्ल में भी जाएगा कि उनके साथ मिलके जिस तरह से जहाँ भी जो मजबूत है वो अपना कैंडिडेट करें? उस पर कुछ मंथन हुआ है आपकी पार्टी? ये ना तो मेरे लेवल की बात, ये PAC का फैसला होगा, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का फैसला होगा। पार्टी इस पर तय करेगी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, बाकी लोग क्या चाहते हैं, बट देयर मस्ट बी वन यूनिटी। दिल्ली को पूर्ण राज्य की आप बात करते हैं, कई बार वो होना चाहिए क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बार बार ना हो, लेकिन जब 370 धारा टूटी थी और UT में तब्दील हो गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो आप वेलकम कर रहे थे, तो वो एक जगह आप ठीक है, दूसरी जगह उनका वेलकम। जी हमने कहा, जब देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि फॉर लिमिटेड टाइम हम इसको UT बनाना चाहते हैं ताकि आतंकवाद को खत्म कर दें, और चंद महीनों के बाद हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आप उस समय की मेरी स्पीच को सुनिए, मैंने कहा है कि अगर आतंकवाद को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी साथ खड़ी है, और मैंने उसके बाद भी डिमांड की थी कि अब लंबा अरसा हो गया, आपने जो UT बनाई थी उसको पूरा दोबारा स्टेट बनाए। जी, तो जिस तरीके से चलो आपका ये स्टैंड रहा होगा, लेकिन अब हरियाणा में किसानों की आप बात कर रहे हैं, जो MSP मिलना चाहिए था उस पर आप भी घेरते हैं उनको, लेकिन 2 स्टेट में हैं आप, दिल्ली भी हैं और पूर्ण राज्य है अपना पंजाब, तो उसका कंपैरिजन कहाँ देखते हैं? कितना क्या मिलता है? यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है?
एमएसपी तय करना तो केंद्र सरकार का काम है, परंतु राज्य सरकार उस एमएसपी पे खरीद करे। राज्य सरकार हो रही है वहाँ पे, हाँ पंजाब में बिल्कुल। कितना कितना? अब मैं तो फिर बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। दिल्ली आप का कुछ जानकारी? आप हरियाणा की मेरे से बात करें, मैं हरियाणा का प्रधान हूँ। दिल्ली का कोई जानकारी? दिल्ली के अंदर मुझे कभी किसान को प्रोटेस्ट करते हुए मैंने नहीं देखा। दिल्ली में फसल खराब होती है तो 50,000 रुपया हेक्टेयर का मुआवजा उनके बैंक के खाते में पहुंचता है। दिल्ली के अंदर पराली को ठीक करने के लिए घोल खाद के रूप में दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली सरकार किसान को ट्यूबवेल की बिजली 24 घंटे देती है। दिल्ली सरकार किसान के लिए बहुत से काम करती है। तो यहाँ की सरकार भी बहुत सारे काम गिरवाती है, जैसे ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं देती, कनेक्शन ही नहीं देती। जैसे किसानों पे डंडे मरवाती है। वो कह रहे जैसे किसान को मेरी फसल मेरी योजना, जिस तरीके से जब फसल आती है, जब खट्टर साहब प्रधानमंत्री जब फसल आती है, मंडी में बिक्री का टाइम आता है, खट्टर साहब एक नई योजना लाते हैं। इन्होंने तो पूरी मंडियों को उजाड़ने की, किसान को खत्म करने की योजना बना ली थी। हरियाणा के अंदर अडानी साहब के वो बन गए थे गोडाउन बिल आने से पहले ही, क्योंकि केंद्र सरकार के उनकी तो यारी दोस्ती है, उनको पहले से कुछ मालूम था कि ऐसा होने वाला है। ये तो किसान है, हरियाणा का अन्नदाता है, पंजाब का अन्नदाता है, जिन्होंने संघर्ष किया और सरकार को झुकना पड़ा, नहीं तो खेती तो बेच ही दी थी इन्होंने। अब सुनने में ये आ रहा कि सर आपने भी प्रदेशाध्यक्ष हैं तो पूरा हरियाणा आप कवर कर ही रहे हैं, लेकिन एक घर जींद में बना लिया है, तो क्या मान के चले कि विधानसभा चुनाव या फिर इस तरीके से आप देखिए चुनाव थोड़ा जींद ने नेता तो बहुत बनाए हैं, जींद का विकास किसी ने नहीं किया। अच्छा, जींद हरियाणा का दिल है, हरियाणा का सेंटर है। जींद से 2 घंटे में कहीं भी पहुंच सकता है व्यक्ति। मेरा गृह जिला है, मेरे को अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी ने दी, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं हरियाणा के सेंटर में रहूं, जहाँ से 2 घंटे में कहीं भी पहुंच जाऊँ। अभी आप राज्यसभा में हैं, लेकिन अभी चुनाव लोकसभा के भी आने वाले, तो इच्छा होती है आपकी, निजी इच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ, पार्टी की नहीं, कि आप लोकसभा में जाना चाहेंगे या विधानसभा चुनाव फाइट करना चाहेंगे? देखो, हम तो अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, मुझे कहेंगे ये काम करना, मन क्या कर रहा है? नहीं, कोई मन नहीं, कोई मन बिल्कुल नहीं। बड़ी स्पष्ट मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो लोकतंत्र क्या हुआ? आपके मन की भी बात होनी चाहिए, आप रख दें वो अलग बात है। नहीं, अगर मैं मन में इच्छा रखता तो मैं बात करता ना जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस प्रदेश में पैदा हुआ, जिस प्रदेश में मेरा बचपन गुजरा, वो प्रदेश सुधरना चाहिए। उसके लिए अगर हम सब केवल इस चीज से काम करेंगे कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है, तो प्रदेश नहीं बदल सकता। तभी एक सीट करके तो तभी तो आएंगे ना सरकार में। जब तक सरकार में नहीं तो काम कैसे करवाएंगे? ये पार्टी को देखना है, किसको लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना, किसको कहाँ से लड़वाना है, कहाँ से नहीं लड़वाना, ये सब पार्टी का काम है। हमारा काम है कि हम मेहनत करें, लीडरशिप को डेवलप करें, हरियाणा की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए काम करें। आज के हालात में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? आम आदमी पार्टी, आज आप लिख के रख लो, सरकार बनाएगी पूरी बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हमने 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था, ठीक है। और पंजाब में, क्योंकि इनके 3 विधायक आए थे, और पंजाब में साइकिल पार्टी बना दिया, 2 विधायक रह गए। हरियाणा में इनका साइकिल भी छीनेगा, ये पोजीशन इनके साथ होने वाली। तो जिस तरीके से पंजाब चुनाव जीते, बड़ा एकदम ज्वाइनिंग बहुत सारी हो गई आपकी, लेकिन उपचुनाव आया तो आपके हालात बिल्कुल वहाँ पे उल्टे हो गए, वहाँ पे नतीजे नहीं दे पाई आपकी पार्टी। फिर अब उपचुनाव आया, अब उपचुनाव आदमपुर का, लोकसभा जीते। आप पंजाब की बात कर रहे थे, आदमपुर की बात कर रहा हूँ। आदमपुर के चुनाव के ठीक बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी को व्यवस्था बदलने के लिए जाना जाता है, जिला पार्षदों के चुनाव हुए, और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। 2024 में पहले नंबर की कांग्रेस तो लड़ी नहीं थी उसमें चुनाव में? तो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार ही थे सारे। कांग्रेस के तो जीतने के बाद तो समर्थित किसी का भी हो जाता है। अब हमने तो सिंबल पे जीते जी, समर्थित की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने समर्थित की बात नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी झाड़ू के सिंबल पर चुनाव लड़ाया और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के रही। जेजेपी भी लड़ी थी, इल्लो भी लड़ी थी, बीजेपी भी लड़ी थी, और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार भी लड़े थे। तो जो ये चल रहा है इनका बीजेपी जेजेपी का मामला चल रहा है, तो उस पर आपकी क्या, आप भी निगाह तो रखते होंगे सारी चीज़ों? ये जो गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें, एक दूसरे को गाली दे दे के ये
चुनाव लड़े थे जमुना पार भेजने की बात करके, फिर मलाई के लिए इकट्ठे हो गए, दावे के साथ है। चुनाव आएगा फिर ये अलग होंगे, फिर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि पैसा मिल के खाते हैं। फिर तो एक दूसरे को जानते हैं, वो कहाँ क्या 100% जानते हैं, 100% जानते हैं। दोनों एक दूसरे के फाइल बना के तैयार रखे हुए हैं। आप चुनाव आएगा तो देखना एक दूसरे की बातें ये खुद ही खोलेंगे। लेकिन जैसे रैलियों की आप बात करें कि बड़े उसमें एक जो भाजपा भी है, कांग्रेस भी अपने प्रोग्राम करी, इस तरीके से आपके कार्यक्रम नहीं दिख रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी। अभी अरविंद केजरीवाल जी जींद आए थे, हाँ वो एक रोड शो यात्रा हुए थे। उसके बाद आने वाले दिनों में अभी हम संगठन निर्माण में लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने प्रदेश का घोषणा किया, लोकसभा का किया, जिले का किया, अब ब्लॉक का करेंगे, फिर सर्कल का करेंगे, फिर गाँव का करेंगे। परंतु मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हरियाणा में अगर होंगे तो आम आदमी पार्टी की। इन्हें लोगों को कहाँ देखते हैं, कोई फैक्टर दिखता है इन्हें लोग? चौटाला परिवार की कोई सी पार्टी का नाम रख लें, इनकी वोट कहीं दे लो, बीजेपी के डोल में मिलती है। अब लोगों को ये रहस्य मालूम हो चुका है और अब इनके साथ कोई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी तरीके के हालात हो जाएं और आम आदमी पार्टी जेजेपी की पोजीशन में आ जाए तो वहाँ 100% है। आम आदमी पार्टी अपने दम पे दिल्ली और पंजाब से ज़्यादा ताकत के साथ पूरी बहुमत की सरकार। क्योंकि शुरुआत में जब दिल्ली में आए थे तो कांग्रेस जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ा, आप उनके समर्थन से कुछ दिन आपने सरकार चलाई। पहले पार्टी बनी थी, आज पार्टी बने हुए 10 साल से ऊपर हो गए। अब मजबूती है, फर्क है। तो नतीजे तब जनता को हमने वायदा किया था, अब जनता ने हमारे काम देखे हैं। तो आपने ये तो दावा कर दिया कि आपकी पार्टी चुनाव यहाँ से सरकार बना देगी, तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर किसको देख रहे हैं आप? कौन आएंगे फिर वहाँ पे? पंजाब में कौन है? खत्म है सारे दल। अच्छा, कोई नहीं है, एक व्यक्ति काफ़ी है, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से हैं। हाँ। तो वो भी आ सकते हैं क्या चुनाव है? कुछ ऐसी इच्छा उनकी कि हरियाणा से चुनाव लड़ें? अब देश के लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने, उसके लिए लड़ाई है। तो हरियाणा के लिए अब फेस की भी लड़ाई हो जाएगी कि कौन चेहरा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी में कोई लड़ाई होती ही नहीं। आम आदमी पार्टी पूछते तो हैं, सवाल तो पूछते हैं, पत्रकार भी आपसे पूछेंगे, जनता से पूछते हैं। सर गुप्ता जी ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? अरे हरियाणा के 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग हमारे सारे चेहरे हैं। हमारे तो ऑटो रिक्शा चलाने वाला चेहरा है, मोबाइल रिपेयर करने वाला चेहरा है, ढाबे वाला चेहरा है, चर्चा तो हो, शू पॉलिश करने वाला चेहरा। अरे ये चर्चित चेहरे खत्म। इन चर्चित चेहरों को तो खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। जिन खानदानों ने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। अब जैसे कांग्रेस के करें 2-3 चेहरे हैं उनके पास, तो भाजपा में भी हैं, तो इस तरीके से होता है ना, चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस के अंदर जो गुटों में बटी हुई है, हर गुट अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। और कल रेवाड़ी में इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी के अंदर भी अंतर्कलह है, अपने प्रभारी को बता रहे थे वो। आम आदमी पार्टी में कोई कलह नहीं है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, तो आश्वस्त हैं पूरा आप? 100%। चलो, धन्यवाद सर, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने बताया अपने बारे में। धन्यवाद।